हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फॉर्मेट में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रहेगा और हमारा आज का टॉपिक है मोरेरा थ्योरम्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोरेरा थ्योरम्स प्रूफ करने से पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। जो मोरेरस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ जेड बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन। डी। ओके, यहाँ पे जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है? ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड लेट फॉर एवरी क्लोज contour C in the domain D, then integration around close contour C f of z dz equal to 0, then f of z is analytic in D। जो मोरेरस थ्योरम्स है इसका स्टेटमेंट क्या है कि आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी पे बात करनी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए उस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में। एंड लेट फॉर एवरी क्लोज कॉन्टूर सी इन द डोमेन डी देन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन इज एनालिटिक इन डी। हमें पता है कि जो कॉचीज थ्योरम होता है, कॉचीज थ्योरम में हम सबसे पहले फंक्शन की एनालिटिसिटी पे बात करते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, देन क्लोज कॉन्टूर पे उसका इंटीग्रल का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जो मोरेरस थ्योरम से जस्ट उसका अपोजिट है। मोरेरस थ्योरम में सबसे पहले हम फंक्शन की कंटिन्यूटी पे बात करते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए उस क्लोज कॉन्टूर या उस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में। सिंपली कनेक्टेड डोमेन में फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और फॉर एवरी क्लोज कॉन्टूर सी इन द डोमेन integration of f of z dz equal to 0, then function is analytic in D। ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन के कंटिन्यूअस की बात करेंगे, फिर वहां पे जो इंटीग्रल है वो क्या है, 0 है, तब आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। ओके, तो अब हम इसके प्रूफ में बात करेंगे, इसका हम प्रूफ देखेंगे। ओके, चलिए तो प्रूफ में आ जाते हैं। यहाँ लेट z0 be a fixed point and z a variable point inside the domain D। ओके, और जो डोमेन D है वो कैसा डोमेन है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ओके, तो यहाँ पे एक z0 की बात करी गई है जो कैसा है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट है, और एक z है जो क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो और दोनों कहाँ है, उस डोमेन के इनसाइड है। We have already seen that the value of the function f of z equal to integration z0 to z f of zeta d zeta। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है उस बात पे जहाँ पे इंटीग्रेशन z0 टू z है और ये किस पे डिपेंड्स कर रहा है, z। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है,
एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन z0 टू z एफ ऑफ जेटा डी जेटा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हम क्या करेंगे, वो जो z है, जो z वेरिएबल है, उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट हम लेंगे, जो क्या है z प्लस एच, बी अ पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z, देन यूजिंग ऑफ द नोटेशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लिए थे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z0 टू z, जहाँ पे z0 फिक्स पॉइंट था और z क्या था, वेरिएबल था। ओके, अब हम उस z पॉइंट के अराउंड अगर हम नेबरहुड ले रहे हैं, तो वो जो नेबरहुड पॉइंट है वो कैसा है, z प्लस एच है। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z0 टू z एफ ऑफ जेटा डी जेटा। ओके, अब हम उसके नेबरहुड पॉइंट के लिए फंक्शन लेंगे, तो एफ ऑफ जेड प्लस एच एंट्री इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z0, अब z की जगह हम क्या लिखेंगे, z प्लस एच लिखेंगे। ओके, एफ ऑफ जेटा डी जेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, सेकंड हुआ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड प्लस एच क्या है, इंटीग्रेशन z0 टू z प्लस एच एफ ऑफ जेटा डी जेटा माइनस इंटीग्रेशन z0 टू z एफ जेटा डी जेटा। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ ना। नेक्स्ट जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इक्वल टू इंटीग्रेशन z0 टू z प्लस एच एफ ऑफ जेटा डी जेटा माइनस इंटीग्रेशन z0 टू z एफ जेटा डी जेटा। अब यहाँ से आप देखेंगे इंटीग्रेशन कैसा है, z0 टू z है। जैसे ही हम इसके जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसको हम चेंज करेंगे, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लिमिट तो चेंज होती है, लेकिन सामने क्या आता है, नेगेटिव माइनस आ जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, z0 टू z प्लस एच को हम एज इट इज लिखेंगे एफ जेटा डी जेटा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ से ये z हो जाएगा और ये z0 हो जाएगा एफ जेटा डी जेटा। हम इसको थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं। पहले हम सेकेंड टर्म को लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं पहले सेकेंड टर्म को लिखती हूँ। तो यहाँ से इंटीग्रेशन z टू z0 एफ जेटा डी जेटा प्लस इंटीग्रेशन z0 टू z प्लस एच एफ जेटा डी जेटा। आप देखेंगे z टू z0 प्लस z0 टू z प्लस एच, तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ जेटा डी जेटा। ये भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। हमको क्या मिला, ये इस तरह से मिला ये। ओके, इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, यहाँ से z0 है और ये है। हाँ ठीक है, आगे आगे हम आ जाएंगे यहाँ से। Since the integral in 3 is path independent and so it may be taken along the straight line segment joining z to z plus h. ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो f of z plus h माइनस f of z, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं,
माइनस एफ ऑफ जेड कर रहे हैं। यहाँ था वन इंटीग्रेशन न्यू पेज लेके मैं बता देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से हम देखेंगे इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ जेटा डी जेटा, ये आया था। ओके, अब लेफ्ट में क्या था, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड, और राइट साइड में क्या था, इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ जेटा डी जेटा। हम बोथ साइड क्या करते हैं, 1/h से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ये ऐसा। फिर हम माइनस एफ ऑफ जेड करेंगे बोथ साइड, ये। ओके, अब यहाँ से आप देखिए, लेफ्ट साइड में नहीं लिख रही हूँ, राइट साइड ही बता रही। यहाँ से 1/h इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ जेटा डी जेटा माइनस इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ ऑफ जेड डी जेटा, और यहाँ 1/h। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं एज इट इज लिख रही एफ जेटा डी जेटा माइनस, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, बाहर में 1/h बाहर है, और यहाँ से एफ ऑफ जेड ये बाहर रहेगा क्योंकि जेटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, तो एज अ कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा जेटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो जेटा, फिर लोअर लिमिट है z, अपर लिमिट है z प्लस एच, और आगे से सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, यहाँ मैं बता रही, यहाँ से 1/h बाहर है, एफ ऑफ जेड बाहर है, यहाँ से हो जाएगा अपर लिमिट z प्लस एच माइनस लोअर लिमिट z। ठीक है, z से z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/h एफ ऑफ z, और यहाँ मल्टीप्लाई में h है, h से h कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस एफ ऑफ z। आप देख सकते हैं माइनस एफ ऑफ z है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस एफ ऑफ z की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1/h इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच एफ ऑफ z डी जेटा। ओके, और लेफ्ट में क्या है, एफ z प्लस एच माइनस एफ ऑफ z अपॉन h, और यहाँ माइनस एफ ऑफ z। नाउ क्लियर, ये। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया इससे, ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया। यहाँ 1/h दोनों में कॉमन दिख रहा है, हम इसे बाहर ले लेंगे, 1/h, दोनों का इंटीग्रेशन का जो पाथ है वो भी सेम है, z टू z प्लस एच, इनसाइड यहाँ एफ जेटा है, और यहाँ माइनस एफ ऑफ z, किसके रिस्पेक्ट में, डी जेटा। क्लियर, अब हम देखेंगे बाय कंटिन्यूटी। सिंस एफ जेटा इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो हम स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस है इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन, है ना। तो यहाँ से सिंस एफ ऑफ जेटा इज कंटिन्यूअस एट z इन d गिवन एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, there exists a positive number delta such that modulus of f of zeta minus f of z less than epsilon। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट z इन d गिवन एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा डेल्टा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसमें मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेटा माइनस एफ ऑफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे ही हम मॉड लिए, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मॉड 1/h लिख लेते हैं, इसे लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं, सभी में मॉड अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच, यहाँ से एफ जेटा माइनस एफ ऑफ जेड
मॉड ऑफ डी जेटा ये हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड एच इंटीग्रेशन z टू z प्लस एच। आप देख रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ दिस टर्म लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से हम लिख देंगे एप्सिलॉन और यहाँ पे मॉड डी जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड एच, एप्सिलॉन बाहर ले जाते हैं और यहाँ से मिलेगा मुझे जेटा, मॉड जेटा अपर लिमिट एच टू जेड प्लस एच, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा एप्सिलॉन आ गया है ना, तो एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पे हमने उस मॉडुलस की वैल्यू रख दी उस टर्म की, तो जैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा तो यहाँ से हमें लेस देन इक्वल्स टू नहीं करना है, सिर्फ लेस देन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक। यहाँ से ये कुछ इस तरह से, ओके। तो अब हम देखेंगे लेस देन, यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन मॉड एच, ये मिल जाएगा हमें यहाँ मॉड एच से मॉड एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिला मुझे लेस देन एप्सिलॉन। जैसे ही एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस एच माइनस एफ ऑफ z अपॉन एच, यहाँ माइनस एफ ऑफ z था, राइट साइड जाके माइनस इक्वल्स टू प्लस हो गया, ट्रांसफर हो गया उधर, तो हमें मिल गया माइनस सॉरी इक्वल्स टू एफ ऑफ z, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, जो एप्सिलॉन है वो आर्बिट्री है, ओके। तो दैट इज f of z is analytic with the derivative f of z, moreover the inequality जो हमें मिली लास्ट वाली hold for every z in d, thus f of z possess the derivative f of z, that is f dash z equals to f of z for all z in d, and consequently f of z is analytic in d, but we have just established that the derivative of an analytic function is analytic, ओके। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन लेके चला, फिर उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने 0 दिखाई, देन यहाँ से हमें डिफरेंशिबिलिटी वाली टर्म मिली, तो यहाँ से जहाँ पे डिफरेंसी वाली टर्म मिल गई, मतलब यहाँ से जो फंक्शन है उस डेरिवेटिव, यहाँ पे बोला गया है कि दस एफ ऑफ जेड पॉसेस द डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड, दैट इज एफ डैश जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड इन डी, एंड कंसिक्वेंटली एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी, ओके। तो हमें बस यही प्रूफ करना था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।